हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू PW ऑन IAS। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया की कंप्लीट ज्योग्राफी के बारे में, जहां पर हम उधर लोकेटेड माउंटेन्स और उनकी पीक्स के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं उधर, ठीक है। सेवन सिस्टर तो है ही, प्लस उसके अलावा एक सिक्किम भी ऐड हो जाता है। इसके अलावा वहां पर बहने वाली रिवर्स के नेटवर्क के बारे में भी हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स और उनके स्टेटस, इनके बारे में भी हम एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच रखेंगे। कोशिश की जाएगी कि इस छोटे से वीडियो में आपको बहुत कुछ चीजें बताई जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी विजिट को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। देखो, आगे बढ़े उससे पहले IDMP सेल्फ स्टडी प्रोग्राम के बारे में मैं आपको ब्रीफ करना चाहूंगा। देखो, इंटीग्रेटेड डेली MCQ प्रैक्टिस के साथ साथ में मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, वो आपका इसके अंडर में चल रहा है, जिसमें 4,500 के लगभग तो GS के क्वेश्चंस और 700 से ज्यादा CSAT के क्वेश्चंस, ये तो हो गए आपके प्रीलिम्स की प्रैक्टिस। 450 से ज्यादा आपकी मेंस आंसर राइटिंग और 30 से ज्यादा ऐसे राइटिंग, ये आपकी मेंस की प्रैक्टिस। तो कुल मिलाकर के कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट आपका हो सके, आपकी तैयारी अच्छी हो सके, उसके लिए PW ऑन IAS की तरफ से प्रोग्राम रन कराया जा रहा है। इसका फर्स्ट फेज है ना, वो अभी चल रहा है। 20 अगस्त से स्टार्ट हो गया, 10 नवंबर तक चलेगा, जिसमें आप देख सकते हो सारे पिलर्स को कवर किया जा रहा है। सिमिलरली सेकंड फेज है वो 11 नवंबर से स्टार्ट होगा, 25 जनवरी तक चलेगा। तीसरा फेज है वो 1 फरवरी से 16 मार्च तक, और चौथा फेज है वो 23 मार्च से 11 मई तक चलेगा। फिर उसके बाद में जैसे ही आपका प्रीलिम्स का पेपर हो जाएगा, उसके बाद में आपका 5th फेज है वो भी डिसाइड कर लिया जाएगा। आप ध्यान रखें कि जब तक प्रीलिम्स नहीं होती तब तक तो देखो प्री ओरिएंटेड भी प्रैक्टिस रहेगी, पर जैसे ही प्री का पेपर हो जाएगा फिर उसके बाद में आपका मेंस का मेन फोकस रह जाएगा इस IDMP सेल्फ स्टडी प्रोग्राम में। इसका मतलब आप खुद की तैयारी को एक अच्छा पुश दे सकते हैं। टेस्ट देना, रिवीजन करना, वो सारी चीजें यहाँ पर आसानी से हो पाएंगी। अब देखो, हम आगे बढ़े, उसमें हमारे लिए कुछ चीजें बेसिक जाननी जरूरी है कि एक्चुअल में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हम किन किन को इंक्लूड करके चलते हैं। देखो, टोटल ये 8 स्टेट्स है, जिनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये तो हो गई आपकी 7 सिस्टर्स, और एक आपका सिक्किम और ऐड कर दोगे, टोटल नॉर्थ ईस्टर्न रीजन आपका बन जाता है। ये ऐसा एरिया है जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है अपने लगभग चारों तरफ से। कैसे कैसे? देखो, चाइना के साथ बॉर्डर शेयर होती है, चाइना के अलावा तिब्बत है नॉर्थ की साइड में। इसके अलावा ईस्ट की तरफ आपका म्यांमार लोकेटेड है, और इस पर्टिकुलर रीजन की जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके साउथ वेस्ट या फिर वेस्ट की तरफ बांग्लादेश देखने को मिल जाएगा। और सिक्किम से आपको पता है नेपाल की बॉर्डर शेयर होती है। सिक्किम के ईस्टर्न रीजन में भूटान है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के और असम के पास में भी भूटान की बॉर्डर शेयर होती है। तो ये कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर होने वाला एरिया हो गया। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया के लिए अगर हमें आगे जाना हो लैंड के थ्रू, तो देखो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के थ्रू तो आपको क्रॉस करके ही जाना पड़ता है। और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर हमारे लिए एंट्रेंस पॉइंट कहाँ से बनेगा? म्यांमार से, अगर लैंड के थ्रू बात करें। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया को हम गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया बोलते हैं। और आपको पता है ना, हमारी एक पॉलिसी भी चलती है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी बेसिकली इस नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट और नॉर्थ ईस्ट के इंटीग्रेशन के थ्रू ही पॉसिबल हो पाती है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पिलर बन जाता है। इसके अलावा ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ये एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है कि दुनिया के जितने भी हॉटस्पॉट लगभग 36 के लगभग हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, उनमें 4 इंडिया में फैले हुए हैं, और उन चारों में से एक जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है। वो आपका चला जाता है, आप देख सकते हो, ये बर्मा वाले एरिया के अंदर जो एक्सपेंडेड है ना, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए, बर्मा म्यांमार वाले एरिया की बात कर रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से लेकर के, तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के तौर पे भी देखा जाता है। साथ ही साथ कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आप कितने ज्यादा एथनिक ग्रुप्स को देख सकते हो जो कि साथ में रहते हैं, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी चलते रहते हैं, जैसे मणिपुर का भी हम देख रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये कल्चरल मेल्टिंग पॉट के तौर पे भी देखा जाता है। इसके अलावा मेनलैंड इंडिया के साथ में कनेक्शन जो है वो एक नैरो, आप कह सकते हो, कॉरिडोर से है, जिसको हम चिकन नेक कॉरिडोर या सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। आप यहाँ पर ये मैप देख लीजिए, जिसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं वो मेनलैंड इंडिया से इस चिकन नेक कॉरिडोर से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कौन कौन से हैं वो मैंने बता दिया आपको। सिक्किम है, सिक्किम की कैपिटल है गैंगटॉक, ठीक है। फिर आपका आ जाता है मेघालय, मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, शिलोंग। फिर आपका आ जाता है असम, असम मैं लिखना भूल गया, यहाँ पर आप असम मान ले, ठीक है। ये असम की कैपिटल दिसपुर हो गई। फिर आपका अरुणाचल प्रदेश है, जिसकी कैपिटल ईटानगर है। नागालैंड है, उसकी कैपिटल कोहिमा। मणिपुर है, इम्फाल। आइजोल है, वो मिजोरम की कैपिटल बन गई। और त्रिपुरा है, वो अगरतला, त्रिपुरा की कैपिटल हो गई आपकी अगरतला,
ठीक है। अब आप देखेंगे कि इन स्टेट्स के अंदर एक ये छोटा सा पॉइंट आ जाता है वेस्ट बंगाल का, बट वेस्ट बंगाल जो है वो ईस्ट इंडिया का पार्ट कंसिडर होता है, ना कि नॉर्थ ईस्ट का। समझ गए बात को? चिकन नेक कॉरिडोर जो है वो वेस्ट बंगाल का ही पार्ट है, ठीक है। दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी ये रीजन आ जाता है वहां पे। तो कुल मिलाकर के ये टोटल जो 8 स्टेट्स के नाम अभी मैंने गिनाए, इनको हम 1 बाय 1 डिटेल में देखने वाले हैं। अब देखो ये जो एरिया है ना नॉर्थ ईस्ट में, जितने टोटल 8 स्टेट्स की हम बात करते हैं, ये आप मान के चलिए लगभग 2,62,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करने वाला रीजन है, ठीक है, जो कि इंडिया के टोटल लैंड एरिया का लगभग 8% है। और बॉर्डर वाइज देखा जाए तो किस किस कंट्री के साथ में ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन अपनी बॉर्डर शेयर करता है, तो देखो नेपाल के साथ में वेस्ट की तरफ 97 किलोमीटर की बॉर्डर बनाता है। तिब्बत और चाइना के साथ में ये 1395 किलोमीटर की बॉर्डर बनाता है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। भूटान के साथ में जो आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन है वो लगभग 455 किलोमीटर की बॉर्डर बनाएगा। म्यांमार के साथ में 1640 किलोमीटर के लगभग, और बांग्लादेश के साथ में 1596 किलोमीटर। इसका मतलब नंबर 1 बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बना रहा है वो किसके साथ है? बांग्लादेश। और नंबर 2 पे आपका चाइना चला जाएगा। रीजन भी कि तिब्बत है ना, अभी चाइना ने कैप्चर कर रखा है, चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है, वो हमें पता है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रख लेनी है। तो कुल मिलाकर के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की इंटरनेशनल बॉर्डर की लेंथ कितनी हो गई? 5182 किलोमीटर के लगभग। ये हमें ध्यान रख लेना है, ये फिगर कुछ इंपॉर्टेंट है। और ये नंबर 1 और 2 वाला एरिया है, वो तो आपको ध्यान रख लेना ही है कि बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर होती है, और दूसरे नंबर पे चाइना तिब्बत। तिब्बत जो है वो चाइना के पास में अभी, इसलिए चाइना हम कंसिडर करके चल सकते हैं, राइट। अब देखो स्टेट्स की बात हमने ऑलरेडी कर ही ली है, कौन सा कहाँ पर लोकेशन है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, अच्छे से रिवाइज कर लेना। लोकेशन जो है, जो भी कैपिटल्स हैं उनकी डॉट एकदम प्रॉपर लगाई हुई है। तो आपको ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दोनों एंगल से देख लेनी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आते हैं कि भाई इनको आप इस डायरेक्शन में इस तरीके से सेटल कर लो। समझ गए बात को? फिर देखो आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की अगर बात की जाए तो हमारे सामने इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, वहां पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट हिल्स लोकेटेड है। तो ये जो मैप है इधर वाला, जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये मैप आपको एज इट इज याद रख लेना है। इसकी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ऐसे के ऐसे है, इसमें कोई कोताही नहीं बरती गई है। समझ गए बात को? अब देखो इनमें कौन कौन से हिल्स आ जाती हैं। स्टेट वाइज देख लें सबसे पहले। तो स्टेट वाइज अगर देखें तो आपका सिक्किम के अंदर, आपको पता है ना, कंचनजंगा लोकेटेड है। वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट पीक कंचनजंगा, वो कहां पर लोकेटेड है? सिक्किम नेपाल बॉर्डर में, सिक्किम के अंदर। ये इंडिया की हिमालयन रेंज की सबसे ऊंची पीक है, ठीक है। जबकि अगर हम हिमालयन रेंज की बात करें तो सबसे ऊंची पीक हिमालयन माउंटेन्स की कौन सी है भाई? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहां पर है भाई? वो तो नेपाल में है, इसलिए इंडिया में तो कंसिडर नहीं होगी। फिर दुनिया की सबसे ऊंची दूसरी पीक कौन सी है? K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन बोला जाता है, ग्लेशियर भी है वो, हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। ये कहां पर है? ये काराकोरम रेंज के अंदर है, आपके लद्दाख वाले रीजन में। पर पॉइंट क्या है, काराकोरम रेंज है वो हिमालय का पार्ट नहीं है, ये ट्रांस हिमालय है, हिमालय से पहले की डेवलप हुई हुई माउंटेन रेंज है। तो ऐसे में इसको हम हिमालयन रेंज नहीं कंसिडर करेंगे। पर हाँ, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो कि इंडिया के पास में है, दैट इज K2। एवरेस्ट के बाद में नंबर 2 आता है। पर अगर हमसे कोई पूछे कि भाई हिमालयन रेंज की सबसे ऊंची चोटी जो इंडिया के पास है, फिर आपकी वर्ल्ड की तीसरी हाईएस्ट पीक आती है, दैट इज कंचनजंगा, ठीक है। ये नंबर 3 पे आती है। और हिमालयन रेंज की अगर बात करें तो ये आप कह सकते हो कि इंडिया के पास में ये दूसरी हाईएस्ट पीक हो गई, है ना। फिर हम बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट हिल्स की। तो हम पहुंचते हैं सीधा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर रहने वाले ट्राइब्स के नाम पर इन हिल्स का नाम रखा हुआ है, जिनमें एक है डफला, मिरी, अबोर, मिसमी। याद रख लेना भाई ऐसे कैसे, डफला, मिरी, मिसमी, अबोर, ठीक है। सीक्वेंस ऐसे रहेगी DMAM, ठीक है। DMAM आपको सीक्वेंस याद रख लें, DMAM, ठीक है। मिसमी बिल्कुल एक्सट्रीम ईस्ट में चली गई और वेस्ट की तरफ आपकी डफला है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ की लोकल ट्राइब्स के आधार पर दिए हुए नाम है पीक्स के या फिर माउंटेन्स के, वो आपको ध्यान रख लेना है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की एक और माउंटेन रेंज है, दैट इज पटकाई बम, जो कि नागालैंड अरुणाचल बॉर्डर, और इधर दूसरी तरफ आप देखोगे तो म्यांमार आ जाता है, म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करती हुई दिखेगी, ठीक है। इसके अलावा नागालैंड में आपको नागा हिल्स मिलेगी, और असम की बात करें तो असम में आपको यहाँ पर मिकिर हिल्स
और बरेल हिल्स मिलेगी, जो कि मोरलेस कार्बी एंगलोंग वाला रीजन है ना, वहां पर लोकेटेड है। ये रीजन है कार्बी एंगलोंग, जो कि मोरलेस आपका जो डेक्कन प्लेट्यू वाला पार्ट है ना साउथ इंडिया में, सेंट्रल इंडिया साउथ इंडिया वाला, उसी का एक्सटेंडेड पार्ट है ये। ठीक है, तो उसी के अंडर में ये आ जाती है, कार्बी एंगलोंग के अंडर। मिकिरी हिल्स और बरेल हिल्स दोनों के दोनों असम में लोकेटेड है। फिर आ जाओ आप मेघालय में। मेघालय में आप वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जाओगे तो आपको 3 इंपॉर्टेंट रेंजेस मिलेंगी, गारो, खासी, जैंतिया। गारो है वो वेस्टर्न मोस्ट है, जैंतिया ईस्टर्न मोस्ट है, और खासी आपकी सेंट्रल हो गई, या आप कह सकते हो मिडिल रेंज हो गई। इसके अलावा फिर आप मणिपुर में आते हो ना, तो मणिपुर में आपको 2 रेंजेस देखने को मिल जाएगी, जो कि आगे हम पढ़ेंगे तो और अच्छे से मेंशन किया हुआ है मेरा। वहां पर आपको ईस्टर्न मणिपुर हिल और वेस्टर्न मणिपुर हिल्स मेजरली देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, कौन सी? ईस्टर्न मणिपुर हिल्स एंड ये इधर वाली आपकी वेस्टर्न मणिपुर हिल्स हो जाती है, राइट। इसके अलावा मिजोरम की बात करें तो लुसाई हिल्स और मीजो हिल्स, ये दोनों एक दूसरे के कनेक्टेड है, बट इनको मोर और लेस आप देखोगे तो लुसाई हिल्स थोड़ा नॉर्थ में है, मीजो जो है वो नॉर्थ टू साउथ की तरफ फैली हुई है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊं यहाँ पे, कि ये जो मैं स्ट्रक्चर अभी बनाने की कोशिश कर रहा हूं, आप देखना इसको इस तरीके से। ये जो आई हुई रेंज है, इस रेंज की आप बात करो, जो कि नॉर्थ टू साउथ की तरफ फैली हुई है, एक लंबी रेंज सी, इसको पूर्वांचल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? पूर्वांचल। और इस पूर्वांचल की बात करें तो ये हिमालय का ही पार्ट है, ये हमें ध्यान रख लेना है। ठीक है, फिर हमारे पास में इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि नॉर्थ ईस्ट की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र, इसके बारे में हम जानते हैं। तो ब्रह्मपुत्र की अगर बात करें तो तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास में ओरिजिनेट होती है, वहां पर इसका नाम पड़ता है शैंगपो रिवर। रिवर का नाम क्या है? शैंगपो रिवर। फिर ये आप देखते हो कि अरुणाचल प्रदेश में जैसे एंटर होती है तो नामचा बरवा एरिया पीक है, उसके पास में यू टर्न लेकर के और फिर एकदम से इंडिया में एंटर होती है, और इसका नाम पड़ जाता है दिहांग। कोई शियांग भी बोलता है, कोई शिकांग भी बोलता है, तो दिहांग, शियांग, सिकांग मोरलेस वही है, इस नाम से ये एंटर होती है। फिर ये जैसे ही आप कहते हो असम प्लेन्स में एंटर होने वाली होती है ना, तो उस टाइम पर दिबांग और लोहित नाम से ये मेन रिवर हो गई। इसके अब जिस तरफ इसका माउथ है उसका ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। ठीक है, रिवर का लेफ्ट राइट बोल रहा हूँ मैं, है ना, 1 2 3 मत कर लेना, मेरा लेफ्ट या तुम्हारा लेफ्ट, राइट, समझ लेना इस बात को। तो इस रिवर के लेफ्ट से फिर दिबांग और लोहित 2 रिवर आकर के जब इसको ज्वाइन कर लेती हैं, तब ये उतर जाती है असम प्लेन्स में, और वहां पर इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र। क्या पड़ जाता है? ब्रह्मपुत्र। फिर उसके बाद में जैसे ही ये रिवर आगे फ्लो करती है तो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में सुबनसिरी, कामेंग, मानस, सांकोश ये ज्वाइन कर लेती है इंडिया में, और फिर बांग्लादेश में एंटर होने के बाद में जो तीस्ता रिवर है जिसका ओरिजिन सिक्किम से है, वो भी आकर के इसको राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के तौर पे ज्वाइन कर लेती है। हमें ये ध्यान रखना है कि सदिया, सदिया यहाँ पर है आपका अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर, असम अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पे, ठीक है, और दुबरी है यहाँ पर असम और बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर। तो दुबरी के बाद में जैसे ही ये ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर होती है बांग्लादेश में, तो इसका नाम पड़ जाता है जमुना, और जमुना के फिर राइट बैंक पे आकर के ज्वाइन करती है इसको तीस्ता। बट मोटी बात करें तो ब्रह्मपुत्र ही रिवर, नाम बदल दो चाहे, राइट। तो ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होगी जो दाई तरफ से ज्वाइन कर रही है। वहीं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो सिकांग और दिबांग, ये तो मैं सॉरी क्या दिबांग और लोहित तो मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। इसके अलावा बूढ़ी दिहिंग, धनसिरी और कोपिली, ये 3 और इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये हमें ध्यान रख लेना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नेटवर्क। ठीक है, फिर उसके बाद में आप क्या देखते हो कि गंगा रिवर है, गंगा भी तो इधर पद्मा के नाम से एंटर होती है, राइट। तो गंगा इधर से फरक्का से एंटर हुई, फिर पद्मा के नाम से एंटर होकर के और इधर से आ रही जमुना के साथ में ज्वाइन कर लेती है। फिर उसकी एक ब्रांच और आगे जाती है जहां पर फिर मेघना, बराक, ये कई रिवर्स आकर के और इसके अंदर मर्ज हो जाती है ना, मेघना करके। अब ये जो बराक रिवर है इसकी बात करें तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट की ट्रिब्यूटरी, जिसका ओरिजिन जो है वो आप देखते हो यहाँ पर, ये ऊपर की तरफ दिखा दिया, इसको नीचे ही दिखाना था वैसे, इधर से ओरिजिनेट होती है ये मणिपुर से। ठीक है, फिर नागालैंड और मणिपुर की बॉर्डर बनाते हुए फिर उसके बाद में ये असम को क्रॉस करती हुई और असम और मेघालय की बॉर्डर बना करके अल्टीमेटली ये बांग्लादेश में एंटर हो जाती है। ये बराक रिवर है। तो ये देखो, ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कमेंट्स में मैंने देखे थे कि सर आप ब्रह्मपुत्र का नेटवर्क भी थोड़ा सा डिस्कस कर दीजिए, तो ये एक अपने आप में ब्रीफिंग आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर की हो जानी चाहिए।
राइट। अब देखो हम एक एक स्टेट की बात कर लेते हैं थोड़ा और डिटेल में। सबसे पहले हम बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम की अगर बात करें तो इसके अंदर आपको मेजर जो पीक्स हैं उनमें कंचनजंगा को तो हम कैसे मिस करेंगे, वो तो है ही। उसके अलावा भी कुछ और पीक्स हैं जिनमें कि आप यहाँ पर देखो सिनियोलछू पीक है, इसके अलावा टालुंग पीक है, माउंट कबरू पीक है और सिम्बो पीक है। ये टोटल 4 पीक और एक कंचनजंगा, 5 मेजर पीक्स हैं जो सिक्किम में लोकेटेड हैं, राइट। इसके अलावा यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट लेक्स की, 2 या 3 इंपॉर्टेंट लेक्स के भी नाम आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख लो, शोंगमो लेक, एक आपकी खेचियो पालरी लेक, खेचे, ठीक है, खेचियो पालरी लेक, शोंगमो लेक और आपकी एक लेक आ गई गुरु डोंगमार, ठीक है, गुरु डोंगमार लेक। ये 3 यहाँ पर लेक्स हो गई, तो 4 पीक्स हो गई। मैं फिगर लिख देता हूं, 4 तो आपकी पीक्स हो गई कंचनजंगा के अलावा, ठीक है, ये जरूर ध्यान रख लेना भाई, कंचनजंगा के अलावा है 4 पीक्स। लेक्स की अगर बात करूं तो आपके पास में 3 लेक्स आ गई। इसके अलावा फिर अब माउंटेनस कोर्स है तो माउंटेन्स को क्रॉस करने के लिए क्या चाहिए, पासेज। पासेज की अगर बात करें तो यहां से निकलने वाले जो दर्रे हैं उनके नाम हमें ध्यान रख लेने हैं, जलिपला, नाथुला, ये 2 तो हो गए। इसके अलावा डोंकिया नाम से भी है बिल्कुल नॉर्थ की तरफ, और इसके अलावा चिवाबजंग, ठीक है, चिवाबाजंग पास के नाम से भी एक पास है यहाँ पर सिक्किम में। तो टोटल आपके यहाँ पर लोकेटेड 4 ही पासेज हो गए, ठीक है। तो ये आपको फिगर थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, नाम आपको याद रख लेना है। मैं बोल रहा हूँ पीडीएफ आपको मिल जाएगी, रिपीटेडली आप इसको रिवाइज करोगे दिमाग में छप जाएंगी चीजें, ठीक है। मेजर पासेस को मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है, जलीपला है, नाथुला है, डोंकियाला है और चिवाबंजंग, ठीक है, चिवाबंजंग पास यहाँ पर लोकेटेड है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रिवर भी फ्लो होती है सिक्किम में जिसका नाम है रिवर तीस्ता, ठीक है। इसके ओरिजिन की अगर बात करें तो इसका ओरिजिन होता है ग्लेशियर का नाम है जिसका नाम है तीस्ता खंगस्टे, ठीक है, तीस्ता। एक मिनट में नाम लिख देता हूँ थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। तीस्ता तो है ही, इसके अलावा आपको यहाँ पर KHANGTSE खंगस्टे, इससे ओरिजिनेट होती है। और इसकी एक राइट विंग ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है रंगित। फिर ये बाद में वेस्ट बंगाल को क्रॉस करते हुए बांग्लादेश में एंटर होती है और वहां पर जाकर के ब्रह्मपुत्रा जिसका नाम जमुना पड़ गया उसमें जाकर के उसकी राइट विंग ट्रिब्यूटरी बन जाती है। तो तीस्ता के बारे में भी हमें बिल्कुल भी ध्यान रख लेना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है। फिर आ जाता है आपका असम। असम की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला स्टेट अगर कोई है तो वो असम ही है, ठीक है। और एरिया वाइज देखें तो अरुणाचल प्रदेश के बाद में नंबर 2 पर इसका ही नंबर आता है। असम को हम मेजरली डिवाइड कर सकते हैं 3 मेजर पार्ट्स में। एक तो है आपका, ये देखो, ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, ठीक है, एक तो आपका ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, दूसरा है आपका पूर्वांचल माउंटेन्स, और तीसरा आपका आ जाता है जो कार्बी एंग्लोंग वाला रीजन है, जो प्लेट्यू रीजन है, जो कि मोरलेस आपका जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है ना, उसी का एक पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही एक्सटेंशन है, राइट। तो इस तरीके से 3 मेजर पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो, प्लेन, माउंटेन्स एंड प्लेट्यू, ठीक है। असम जो है वहां पर चाय की फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है, इसलिए चाय के हिसाब से भी असम जो है वो चाय के प्रोडक्शन में इंडिया में नंबर 1 पे आता है। इसके अलावा जो आपकी ये जो कहते हैं ना कार्बी एंग्लोंग प्लेट्यू रीजन, यहाँ पर मिकेरी हिल्स भी है। और दूसरी एक और इंपॉर्टेंट फीचर है कि दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड, मतलब नदी के अंदर बना हुआ सबसे बड़ा द्वीप कहां पर है, ब्रह्मपुत्रा रिवर में ही लोकेटेड है, जिसका नाम है मजूली आइलैंड। ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा, एक बार इसको रिवाइज जरूर कर लेना इस बात को, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। फिर हम बात कर लेते हैं असम में लोकेटेड इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स की। तो हम ईस्ट टू वेस्ट मूव करेंगे, ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट मूव करें तो सबसे पहले तो आपका आ रहा है डिब्रू सईखोवा, दूसरा आ रहा है आपका दिहिंग पटकई, फिर तीसरा आ रहा है आपका काजीरंगा, चौथा आ रहा आपका नामेरी, पांचवा आ रहा आपका मनस, और छठा आ रहा है आपका राइमोना नेशनल पार्क। और भी ऐड हो गए, ठीक है। बाकी ये तो एकदम मेजर है, ये तो अपने को याद होनी चाहिए। आप कहोगे सर नंबर्स में चेंजेस आए हैं, बाकी ये मेजर है, ये तो हमें ध्यान रखना ही है, राइट। और इसमें काजीरंगा को और मनस नेशनल पार्क को तो ज्यादा प्रायोरिटी पे रखना है। रीजन भी काजीरंगा को और मनस नेशनल पार्क को आप देखते हो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला हुआ है, ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पर ये जो रीजन है जिसको मैं अभी हाईलाइट करूंगा, इस रीजन की मैं बात करूं, ठीक है, इस एरिया में आपको ऑयल प्रोड्यूसिंग साइट्स भी देखने को मिलेगी। सिटीज नहीं है, बेसिकली साइट्स है।
ऑयल प्रोड्यूसिंग साइट्स भी देखने को मिल जाएंगी इस एरिया में। उनकी अगर बात करें तो उनमें आप नोटिस करें, एक तो डिगबोई, नाहरकटिया, मोरन, मोरन हुंगरी जान, ये इंपॉर्टेंट साइट्स है जहां पर तेल की प्रोडक्शन होती है। और देखा जाए तो दुनिया की सबसे पुरानी ऑयल प्रोड्यूसिंग साइट्स में से एक है डिगबोई, दुनिया की बोल रहा हूं मैं, ठीक है। इसके अलावा असम में ये जो कार्बी एंगलोंग रीजन है ना, या जो ये आप प्लेट्यू वाला रीजन है, यहाँ पर, या फिर इसके एक्सटेंशन को थोड़ा पूर्वांचल तक भी आप लेकर के जाओगे, वहां पर आप क्या देखते हो, जोरहाट, कार्बी एंगलोंग, ठीक है, होजई, नगांव, ठीक है, होजई एंड नगांव, ये 4 इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो कि यूरेनियम डिपॉजिट्स के लिए फेमस हैं, राइट। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है अगर मिनरल्स के हिसाब से भी देखा जाए तो। अब हम बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश की वो 4 हिल्स को तो हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। सबसे ईस्टर्न मोस्ट तो देखो मिसमी है, फिर बाद में अबोर आ गया, फिर आपकी मिरी, और फिर डफला। ये आपकी 4 इंपॉर्टेंट रेंजेस है, इनको तो ऐसे कैसे याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर लोकेटेड सबसे ऊंची जो चोटी है ना, पीक, जिसका नाम है कांगटो पीक, ठीक है। इसके अलावा और भी 2-3 पीक्स हैं जिनका नाम हमें ध्यान रख लेना है। एक तो है नेंगी, ठीक है, निंगी कसांग, ठीक है, निंगी कसांग। एक आपकी ईस्टर्न गुरीछेन पीक, एक है मेन गुरीछेन पीक। गुरीछेन ये नाम थोड़ा सा यूं थोड़ा लग जाएगा नॉर्थ ईस्ट का सा, तो आपको याद रख लेना है कि हाँ भाई गुरीछेन नाम जो आए थे वो अरुणाचल प्रदेश के आए थे। पासिस की बात करें तो बोमडीला एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूज में, या फिर आप कह सकते हो हमारे क्वेश्चंस के सामने आता रहता है। इसके अलावा योंगियप पास भी है, दिहांग पास भी है, दिफेर पास है, इसके अलावा कुमजोंग पास है आपका, इसके अलावा चंकन पास हो गया, फिर लखापानी आ गया, लेखापानी, ठीक है, और एक आपके आ गया हपुंगम, ठीक है, हपुंगम पास है, ये आ गया। तो कुल मिलाकर के पासेस बहुत सारे हैं अरुणाचल में। तो कई बार पूछा जा सकता है भाई कौन सा स्टेट में है, कौन सा क्या है, तो ये ध्यान रख लेना हमें। देखा जाए तो एरिया वाइज नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा स्टेट है और सबसे कम डेंसिटी वाला स्टेट भी है। स्टेट की बात कर रहा हूँ, यूटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और अगर वैसे बात करें तो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एक तो है ये वाला नंबर 1 जो मैंने मेंशन किया, दैट इज मॉर्लिंग नेशनल पार्क। एक है आपका यहाँ पर नंबर 2 जो मेंशन किया है, जिसको हम बोलेंगे नामदफा नेशनल पार्क, जो कि एक टाइगर रिजर्व के तौर पे भी डिक्लेयर्ड है। तो ये दोनों ध्यान रख लेना, मॉर्लिंग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क आपके दोनों अरुणाचल प्रदेश में है। फिर हम बात कर लेते हैं मेघालय की। देखो मेघालय को अंग्रेजों के जमाने में स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट भी बोला गया है, कारण कि बहुत ही ज्यादा फेवरेबल क्लाइमेट, ठीक है, रेनफॉल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखे तो स्कॉटलैंड से कंपैरिजन हिली एरिया है, बहुत ग्रीनरी, लश ग्रीनरी एरिया है, तो इस वजह से ये फेमस रहा। मेघालय का नाम मेघालय क्यों पड़ा, मेघ आलय, मेघ मतलब क्लाउड, आलय मतलब जहां पर रहते हैं, तो अबॉर्ड ऑफ क्लाउड्स के नाम से इसको जाना गया, इसलिए मेघालय नाम पड़ गया। इसके लिए हम 2 नाम तो कैसे भूल सकते हैं, एक तो मोहसिन राम और एक चेरापूंजी। ये मोहसिन राम और चेरापूंजी की लोकेशन आपसे कोई पूछे तो आपका मोरलेस ये एरिया आपका पड़ जाएगा, जो कि ईस्टर्न खासी जो हिल्स है ना उसमें लोकेटेड है। अब आप क्या देखते हो कि ये दुनिया में सबसे ज्यादा रेनफॉल रिसीव करने वाले एरियाज है। वो बात अलग है कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इस एरिया में जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसकी वजह से यहाँ पर बहुत कम रेनफॉल देखा जा रहा है। बट पॉइंट यह है कि अभी भी कहीं ना कहीं ये इस टैग को लेकर के चल रहे हैं। फिर पॉइंट ये आता है कि यहाँ पर इतनी रेनफॉल क्यों होती है। तो आपको पता है ना कि हम मानसून के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया पहले ले चुके हैं। तो मानसून की जो हवाएं हैं वो कैसे आती है, एक ब्रांच तो अरेबियन सी से, एक ब्रांच बे ऑफ बंगाल से यूं घूम के आती है। तो वो जो घूम के आ रही है ना, वही ब्रांच इधर से यूं देखो यूं टर्न ले रही है, और यहाँ पर फिर ये एक क्रिसेंट शेप में या फिर आप कह सकते हो फनल शेप के अंदर स्ट्रक्चर ली हुई है यहाँ की ईस्टर्न खासी हिल्स। और इस वजह से यहाँ पर जब ये हवाएं जो जिनके पास में मॉइस्चर है वो टकराएगी, तो मॉइस्चर लाने वाली हवाएं जब इस माउंटेन से टकराएगी तो सीधी बात है वो हवाएं क्या करेंगी, असेंड करेंगी, ऊपर उठेंगी। ऊपर उठेंगी तो यहाँ पर फॉर्मेशन में क्या आएगा, क्लाउड, क्लाउड फॉर्मेशन में आएगा। तो फिर क्या पड़ेगा यहाँ पे, रेनफॉल, रेनफॉल होगा। तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा रेनफॉल रिसीव हो जाएगा, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट भी अच्छा खासा, हाइट भी अच्छी खासी है माउंटेन की। इस वजह से मोहसिन राम और चेरापूंजी नाम के 2 गांव हैं, वो शिलोंग के पास में लोकेटेड है। शिलोंग जो कि यहाँ की कैपिटल है उसके पास में लोकेटेड है, वहां पर आपको वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल मिल जाएगी। वैसे हम अगर देखें तो वर्टिकली है ना, इसको मेघालय को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। गारो रीजन में एक आपका खासी, खासी में भी ईस्ट और वेस्ट हो गया, और एक आपकी जैंतिया हिल्स है।
अच्छा, अब हम गारो हिल्स की बात करें तो यहाँ की सबसे ऊंची पीक है नोक्रेक पीक, और नोक्रेक पीक के पास में ही आपका नोक्रेक नेशनल पार्क भी लोकेटेड है, जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग भी मिला हुआ है। इसी तरीके से खासी की बात करें तो खासी और जो ईस्टर्न गारो है वहां पर उनके इंटरसेक्शन में बांग्लादेश बॉर्डर के साथ में बालापक्रम नेशनल पार्क भी लोकेटेड है, जो कि वहां का मेघालय का दूसरा नेशनल पार्क है। तो यहाँ पर दो नेशनल पार्क हो गए, एक तो नोक्रेक नेशनल पार्क और एक बालापक्रम नेशनल पार्क। ठीक है, फिर इसके अलावा आप देखते हो कि ये जो ब्रह्मपुत्रा की हमने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में कोपिली रिवर भी है बहुत इंपॉर्टेंट। तो वो आप क्या देखते हो कि ब्रह्मपुत्रा की ये जो ट्रिब्यूटरी है ये असम और आपके मेघालय की बॉर्डर भी क्रिएट करती है। तो ये हमें थोड़ा सा इसका भी ध्यान रख लेना है। सही। और मोहसिन राम और चेरापूंजी कौन से हिल्स में चला गया? खासी हिल्स में, ऑलरेडी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पहुंचते हैं नागालैंड में। नागालैंड की अगर बात करें तो देखो ये इस तरफ वो अपने बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है? अरुणाचल प्रदेश। इस तरफ किसके साथ करता है? असम। और इस तरफ नीचे की तरफ किसके साथ करेगा? ये मणिपुर के लिए। ठीक है, अब आप देखो इसकी इंपॉर्टेंट हिल्स, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट हिल है दैट इज नागा हिल्स, और सबसे ऊंची माउंट पीक है वो है माउंट सरामती। माउंट सरामती के ऊपर शायद क्वेश्चन बना हुआ है एक बार, तो ऐसे में आपको ध्यान रख लेना है, ये नागालैंड में लोकेटेड है। ठीक है, नागालैंड में। रिवर की बात करें तो दोयंग और दीफू नाम से दो रिवर्स है, और एक रिवर है जिसका नाम है बराक, जिसका ओरिजिन है मणिपुर से, बट वो नागालैंड एंड मणिपुर की बॉर्डर बनाती हुई फिर आगे बढ़ती है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। नेशनल पार्क की बात करें तो नटंकी नेशनल पार्क है, वो नागालैंड में ही लोकेटेड है। तो नागालैंड में ज्यादा कुछ खास है नहीं, मोटी मोटी चीज हमने देख ली। फिर हम आ जाते हैं मणिपुर में। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की कॉन्फ़िगरेशन कुछ यूनिक है। वो कैसे है कि मणिपुर का चारों तरफ का जो एरिया है वो तो देखो पहाड़ी से घिरा हुआ है, इस तरीके से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और जो सेंट्रल पार्ट है ना वो आपको वैली या फिर प्लेन एरिया में दिखेगा। तो मणिपुर की जो कैपिटल है इम्फाल, तो उसको क्या बोलते हैं? इम्फाल वैली। इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको मणिपुर की दिखेगी। अब आप देखो मणिपुर कैसे घिरा हुआ है, नॉर्थ में नागा हिल्स है, ईस्ट में ईस्ट मणिपुर हिल्स है ना, और साउथ ईस्ट की तरफ देखोगे तो आपको चिन हिल्स जो कि आपकी म्यांमार में लोकेटेड है। इसके अलावा वेस्टर्न रीजन में देखो तो वेस्ट मणिपुर हिल्स है और साउथ में मीजो हिल्स है। तो ये मिलकर के चारों तरफ से घेर रही है कि नहीं इस सेंट्रल पार्ट को। इसी सेंट्रल पार्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर, यहाँ की कैपिटल हो गई इम्फाल, इसलिए इम्फाल वैली भी बोल दिया जाता है सेंट्रल पार्ट को। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वेटलैंड साइट है लोकटक लेक। ये वो लोकटक लेक है जहां पर आपको वेजिटेशन, वहां की जो घास फूस है ना, वो मड के साथ मिक्स होकर के तैरती हुई दिखेगी, और उस तैरती हुई घास के कारण ये यूनिक भी है। और यहाँ पर एक नेशनल पार्क भी है इसी लोकटक लेक में, जिसका नाम है केबुल लेमजाओ। ठीक है, ये नेशनल पार्क वर्ल्ड का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। ये बात भी आपको ध्यान होनी चाहिए, वर्ल्ड का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क, तैरता हुआ नेशनल पार्क। इसकी फोटो जब आप देखोगे आपको लगेगा कि हाँ भाई पानी का बड़ा हुआ सा तालाब है बड़ा सारा, उसमें घास है वो तैरती रहती है, और उसी घास के ऊपर आपको शंघाई डियर भी दिखेगा, जिसको डांसिंग डियर भी बोलते हैं, है ना। वो क्या होता है, खड़ा रहता है तो एकदम से क्या होता है, उसका पैर नीचे धंसने लगता है उस घास के अंदर, तो वो एकदम से उछलता है, तो ये लगता है जैसे डांस कर रहा है, तो उसका नाम डांसिंग डियर भी कर दिया। इसके अलावा जो केबुल लेम जो नेशनल पार्क है यहाँ का एक और, इसके अलावा एक और नेशनल पार्क है यहाँ पर जिसका नाम है शिरुई नेशनल पार्क। दो नेशनल पार्क है देखो मणिपुर में। ठीक है, हिल्स की बात हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, और यहाँ की यूनिकनेस की बात मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू यहाँ पे बता चुका हूँ। दो इंपॉर्टेंट रिवर, बराक रिवर की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके अलावा मणिपुर रिवर है, वो भी यहाँ से ओरिजिनेट होती है, और लोकटक लेक है ना वो मोर और लेस आपकी मणिपुर रिवर के आसपास में ही लोकेटेड है। राइट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है आपका मिजोरम। ये देखो, अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो डेंसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉपुलेशन डेंसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अरुणाचल के बाद में दूसरा सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला स्टेट है। ठीक है, इसके अलावा ये एरिया फॉरेस्ट के अंडर में बहुत ज्यादा कवर है। आप देखोगे कि टोटल एरिया जितना उसका 84.53% एरिया इसके फॉरेस्ट में आ जाता है। यहाँ पर लोकेटेड जो हिल्स हैं उनकी अगर बात करें, ठीक है, माउंटेन पीक्स की अगर बात करें तो उनमें एक है दैट इज फोवनंगपुई। ठीक है, फोंगपुई तलांग पीक, या टी को साइलेंट कर दो, लांग पीक। ठीक है, फोंगपुई पीक है, ये यहाँ की सबसे ऊंची पीक है। ठीक है, इसको ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पर नेशनल पार्क भी लोकेटेड है, और उस नेशनल पार्क का नाम क्या है? अगेन वही फेंगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, फेंगपुई
या W को आप ले लो तो फैंगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क लोकेटेड है, जो इस पीक के पास में लोकेटेड है। और एक और नेशनल पार्क है जिसका नाम है मुरलेन नेशनल पार्क, जो कि मणिपुर में लोकेटेड है। यहाँ पर 2 लेक्स भी हैं, एक तो तमदिल लेक और एक आपकी पलाक लेक। तमदिल लेक जो है इसके लिए मतलब एक मान्यता है वहां पर कि मस्टर्ड के प्लांट, मतलब तम बोला जाता है वहां पर लोकल लैंग्वेज में, मस्टर्ड मतलब सरसों का, तो बोलो उसके दिल से उसके हार्ट से डेवलप हुई हुई लेक है, इसलिए नाम कर दिया इसका तमदिल लेक। और एक लेक आपकी पलाक लेक है। इसके अलावा यहाँ से फ्लो होने वाली रिवर्स की बात की जाए तो आपके सामने यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिवर है दैट हैज नेम चिमटुईपुई। ठीक है, चिमटुईपुई रिवर, जिसको हम कलादन रिवर के नाम से भी जानते हैं। इसका ओरिजिन कहाँ से है? ओरिजिन देखो यहाँ पर है म्यांमार में, फिर मिजोरम में एंटर करके अगेन ये यूटर्न लेकर के म्यांमार में आ जाती है। ठीक है, तो चिमटुईपुई रिवर, जिसको हम कलादान रिवर के नाम से भी जानते हैं, वो भी यहाँ की एक इंपॉर्टेंट रिवर के तौर पे हम कंसिडर करते हैं। फिर आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा की अगर बात करें तो एरिया वाइज हमारे देश में तीसरा सबसे छोटा स्टेट है। सबसे छोटा गोवा, गोवा के बाद सिक्किम, सिक्किम के बाद त्रिपुरा। ठीक है, अगर हम त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पीक्स हैं या माउंटेन्स हैं उनका नाम देखो आप। बारामूरा एक, फिर आपका आता है अथारामुरा 2, फिर आपका तीसरा लोंगथराई 3, और फिर आपका शकाम 4, और फिर आपका जम्पुई हिल्स। टोटल 5 हिल्स हो गए। और इन जम्पुई हिल्स के अंदर एक पीक है जिसका नाम है बेडलिंग चिप। ठीक है, बेडलिंग चिप, ये पीक जो है ये त्रिपुरा की सबसे ऊंची पीक है। राइट, इसके अलावा यहाँ 2 इंपॉर्टेंट आपको नेशनल पार्क भी देखने को मिल जाएंगे। एक तो है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, एक आपका राजबाड़ी बाइसन नेशनल पार्क। और यहाँ पर एक लेक भी है जिसका नाम है रुद्र सागर लेक, और ये लेक है ना रामसर साइट के तौर पे भी कंसिडर्ड है। दैट मीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर हम वेटलैंड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कुल मिलाकर के ये टोटल 8 स्टेट्स थे हमारे पास में। एक एक स्टेट को हमने पूरा डिटेल में जानने की कोशिश की, कहाँ पर कौन सा माउंटेन है, क्या उसकी डायरेक्शन है, किस तरीके से हम इसको लोकेट कर सकते हैं। एक एक सेट वाइज सेट हमने डिस्कस किया। अब आपके लिए मैं टास्क ये दे रहा हूँ कि आपको माउंटेन्स के लिए एक ब्लैंक मैप फ्लिप करके उस पर करने की कोशिश करो कि सारे माउंटेन्स एक ही मैप पे आ जाए। फिर रिवर्स के लिए ट्राई कर लो, फिर पीक्स के लिए, फिर पासेस के लिए। ठीक है, या और एक फिर नेशनल पार्क का मैं वैसे अलग से एक वीडियो और बनाऊंगा आपके लिए, बट अभी फिलहाल तो नेशनल पार्क को तो छोड़ दो। ये 3-4 के तो आप सेपरेट एकदम मैप्स तैयार कर लो। इससे क्या होगा, आपकी मैपिंग और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। ओके, तो देखो इस वीडियो में इतना ही था, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग मैनर में हम डिस्कस करेंगे मैपिंग को। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर से।